महाराष्ट्र के चुनावी अंक गणित की कर लेते हैं। यूं तो 288 विधानसभा वाले महाराष्ट्र की एक एक सीट अहम है, लेकिन 158 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो तय करेंगी कि सत्ता की चाबी महायुति के पास रहेगी या फिर महाविकास आघाड़ी के पास जाएगी। इनमें 75 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की टक्कर में है। वहीं 83 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां मूक दर्शक की भूमिका में। दोनों ही दल इन सीटों पर चुनावी मुकाबले में नहीं है। इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस सपोर्टिंग रोल में है। 288 सीटों की विधानसभा में 83 बड़ा नंबर है और इन सीटों पर जो बाजी मारेगा वो गठबंधन में अहम भूमिका पा सकता है। ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जो तय करेंगे कि जनता की नजर में एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली है या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना। ये सीटें तय करेंगी कि एनसीपी के दोनों धड़ों को लीड कर रहे अजीत पवार और शरद पवार में से कौन ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो जून में हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी महायुति पर भारी पड़ा था। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 29 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिली, जबकि महायुति को 18 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। वैसे तो हर चुनाव दूसरे चुनाव से अलग होता है, समीकरण अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, मतदाताओं की प्राथमिकताएं भी अलग होती हैं। तो चलिए समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में क्या समीकरण बन रहे हैं। महाराष्ट्र की 75 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, जबकि 46 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ। तो वहीं 37 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी की शरद पवार की एनसीपी से सीधी टक्कर है। यानी 75 सीटें ऐसी हैं जहां महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दल लड़ाई से बाहर हैं, जबकि 83 सीटें ऐसी जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां लड़ाई से बाहर हैं। असली पेच इन्हीं 83 सीटों पर फंसता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार अजीत पवार से काफी आगे हैं। शरद पवार पहले से ही महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर रहे हैं, लेकिन हाल में जिस तरीके से शरद पवार की तरफ से इमोशनल कार्ड खेला गया, वो इमोशनल कार्ड काफ़ी इफेक्टिव हुआ है और इस चुनाव में अजीत पवार का राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा हुआ है। जाहिर तौर पर अगर महायुति में अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बेहतर या खराब प्रदर्शन करते हैं तो इसका असर नतीजों के साथ ही गठबंधन में दोनों दलों की भूमिका पर भी पड़ेगा और यही बात महाविकास आघाड़ी पर भी लागू होती है। लेकिन असल चुनौती कांग्रेस और बीजेपी के सामने है। अगर बीजेपी अकेले दम पर सत्ता हासिल करना चाहती है तो उसे लगभग 100% सफलता हासिल करनी होगी, यानी 149 में से 145 सीटें जीतनी होंगी, जिसकी संभावना बेहद कम है। वहीं कांग्रेस अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकती, यानी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सरकार बनाने के लिए अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के भरोसे हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि एनसीपी और शिवसेना के दोनों धड़े जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से 50% सीटों पर एनसीपी बनाम एनसीपी और शिवसेना बनाम शिवसेना का मुकाबला है। जब शिवसेना बटी नहीं थी तब मुंबई, कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र को उसका मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन बंटवारे के बाद अब इन्हीं इलाकों में शिवसेना के दोनों धड़े सबसे ज्यादा सीटों पर आमने सामने हैं। मुंबई की 10, मराठवाड़ा की 10, कोंकण की 9, पश्चिम महाराष्ट्र की 8, विदर्भ की 5 और उत्तर महाराष्ट्र की 4 सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच मुकाबला है। दोनों धड़ों के नेता कह रहे हैं कि इस बार के नतीजे ये तय कर देंगे कि जनता की नजर में असली शिवसेना कौन है। महाराष्ट्र को, मुंबई को और देश को पता है कि असली शिवसेना हम ही है। ठीक बात है कि कुछ समय के लिए कागज पर हमें असली नहीं बताया जा रहा है, एक दिन वो भी बताया जाएगा। तो हमें लगता है कि गांव-गांव तक अब हमारी निशानी मशाल पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी की स्ट्राइक रेट यूबीटी के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा बेहतर थी और विधानसभा चुनाव में भी ये पूरी तरह से सेटल हो जाएगा कि असली शिवसेना कौन है। तो महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखने समझने वाले जानकार भी मानते हैं कि ये चुनाव शिवसेना के दोनों धड़ों के लिए साख की लड़ाई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो सीधी टक्कर दिखाई जा रही है उसमें एकनाथ शिंदे ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक तो मूल मुद्दों से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। जो उनका शिवसेना का मूल मुद्दा था हिंदुत्व, उसमें कहीं ना कहीं वो समझौता करते हुए दिख रहे हैं।
शिवसेना के टूटने के बाद जुलाई 2023 में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी दो हिस्सों में बंट गई। 40 विधायकों के साथ अजीत पवार चाचा के खिलाफ खड़े हो गए। लोकसभा की लड़ाई में तो सीनियर पवार ने बाजी मार ली थी। ऐसे में ये विधानसभा चुनाव अजीत पवार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला। एनसीपी के दोनों गुट पश्चिम महाराष्ट्र की 21 सीटों पर आमने सामने हैं। मराठवाड़ा की 6, कोंकण की 3, विदर्भ की 3, उत्तर महाराष्ट्र की 3 और मुंबई की 1 सीट पर एनसीपी के दोनों धड़ों में सीधा मुकाबला है। पारंपरिक रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र को पवार परिवार का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में 37 सीटों पर एनसीपी के दोनों गुटों के बीच चुनावी फाइट महाराष्ट्र के नतीजों पर कितना असर डालेगी, ये देखना होगा। ये देखो ना, साहब भी इतने साल काम करे, ज्यादा से ज्यादा 71 ही सीटें आई। ये अच्छी योजनाएं लाई है। हमारी लाडली बहना बहुत खुश है। गेम चेंजर होने वाला है। आप देखो क्या होगा। अजीत पवार लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी प्रदर्शन अच्छा करेगी और महायुति गठबंधन सरकार बनाएगा। कमोबेश यही दावे शरद पवार की एनसीपी भी कर रही है, लेकिन दावे अपनी जगह है और नतीजे अपनी जगह। समझौते की सत्ता संभाल रही बीजेपी की नजर भी दोनों सहयोगियों की सीटों पर है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी इस बार बेहतर प्रदर्शन से चूकी और लोकसभा चुनाव जैसा हाल हुआ तो राज्य में सत्ता का समीकरण बदल भी सकता है।